पेंडिंग बता रहा है सर, शायद आपकी परमिशन चाहिए। अच्छा, हो गई स्टार्ट हो गई। हाँ सर। ये तुम्हारा सीजी है, सीजी पे बाहर को फोर्स लग रहा है क्या, mg²/r, ओ mv²/g, सॉरी कुछ भी बोल लो इसको। और ये डाउनवर्ड फोर्स है w, इससे तो मतलब नहीं है, मतलब ये इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। तो अगर जो तुम्हारे टायर्स हैं ये इस डायरेक्शन में झुक रहे हैं, मतलब इसमें नेगेटिव कैम्बर आ रहा है आउटर टायर्स में और इसमें पॉजिटिव कैम्बर आ रहा है इनर टायर्स में, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि टर्निंग सेंटर इधर है। जिस भी साइड टर्निंग सेंटर होगा उस साइड टायर झुकाने पे कैम्बर थ्रस्ट इधर डेवलप हो जाएगा ऐसे में। और ये फोर्स करते हैं कैम्बर। लेकिन ये मैं सुन तो लो, ये जो चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ये एक सेकेंडरी पार्ट है लेटरल फोर्स का। लेटरल फोर्स इससे जनरेट नहीं होता है, मेन लेटरल फोर्स का जनरेशन है ये जो एक टायर पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पैच एरिया, इस पे डिपेंड करता है। तो समझो कैम्बर से अपन पैच एरिया ही बढ़ा रहे थे ना आउटर टायर का, कह सकते हैं। हाँ सही, इस डायग्राम में यही दिख रहा है। नेगेटिव कैम्बर होगा आउटर टायर में, मतलब अंदर की तरफ है, तो टर्निंग के टाइम वो ज्यादा पैच एरिया मैं बता देता हूँ क्या सीन रहता है। हाँ, पैच एरिया नहीं बढ़ता है, पैच एरिया का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं एरिया तो कांस्टेंट ही रहता है। मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है पैच एरिया का वो चेंज होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो कि सबको सुनाई दे रहा है। हाँ सर। मतलब क्लियरली सुनाई दे रहा है और समझ आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। स्पीड स्लो करने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। नो क्योंकि मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है, ठीक है ना? हाँ सर सही। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं अच्छे से अब बताई समझाई देता हूँ तुम लोग को जानना। ये है टायर, ठीक है। अभी इसका टॉप व्यू से पैच ऐसा मतलब अगर टेढ़ा नहीं होता तो पैच ऐसा प्लेन रेक्टेंगल दिखता, ठीक है। लेकिन अभी टेढ़ा हो गया तो टेढ़ा में ऐसा हो जाता है, ये ऐसा ट्रेपेजॉइडल बन जाता है, समझ लो। मतलब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था पैच एरिया का सेंट्रॉइड, अभी इधर शिफ्ट हो गया। कोई पैच एरिया क्या बोल रहे हो, कांटेक्ट एरिया को बोलते हैं क्या? हाँ सेम एक ही चीज है। और मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एरिया अगर इसको ऐसे कट कर दूंगा मैं क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया तुम्हें दिखेगा। अरे देख, ये जो तूने एक ऊपर स्क्वायर बनाया, ये तो अपना अगर कैम्बर नहीं होता तो ऐसा होता। हाँ ठीक है। और अगर कैम्बर नहीं होता और अपन टर्न कर रहे होते तो नीचे वाला ऐसा होता, लेकिन कैम्बर देने की वजह से भी नीचे वाला स्क्वायर ही हो जाता है टर्निंग के टाइम, ये होता है ना। ये वाले जो चीज है ये एप्लीकेशन में कहीं यूज नहीं करते, मतलब मैं तो अपन ने यूज नहीं किया ये चीज। दूसरी बात, ये वाला जो फिनोमेना जो तू बता रहा है ना कि पहले से स्टैटिक में ही कैम्बर नेगेटिव देके रखो, फिर जब तुम टर्न ले रहे हो तो कैम्बर रिस्टोर हो जाए, ये बोलना चाह रहा है। हाँ, ये कंडीशन यूज होती है, सही बोल रहा है। लेकिन जो मैं कैम्बर थ्रस्ट समझा रहा था ना, उसके पीछे का रीजन ये कि पैच एरिया डिफॉर्म होता है, मतलब उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है। सेंट्रॉइड की जगह जो है, पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रॉइड सेंटर पे ही था, अभी जब वो शिफ्ट हो जाता है उस कारण से जो है तुम्हारा कैम्बर थ्रस्ट उस डायरेक्शन ऑफ टर्निंग के पॉइंट पे शिफ्ट होता है, उस डायरेक्शन में, जैसे ये इस फिगर में था। तो वो वाला पॉइंट सही है कि अगर आप इनिशियल में नेगेटिव कैम्बर दे दो और फिर जब कॉर्नरिंग कर रहे हो तो तुम्हारा पैच एरिया वापस स्क्वायर बन जाएगा, वो भी एक ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। बट वो जनरली यूज नहीं करते लोग, क्योंकि स्टैटिक कैम्बर नेगेटिव देना मतलब ये रहता है कि तुमने स्ट्रेट, जैसे गाड़ी स्ट्रेट चल रही है ना, मान लो ये गाड़ी का डायरेक्शन है स्ट्रेट चलने का, ये तुम्हारे 4 टायर है, मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट, अभी तुमने नेगेटिव कैम्बर देके रखा है चारों टायर में, तो चारों टायर अंदर को कैम्बर थ्रस्ट लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी स्ट्रेट चल रही है, ठीक है, चारों टायर अंदर को घुसना चाह रहे हैं। अब मान लो कि किसी का कैम्बर ऊपर नीचे हुआ और किसी का थ्रस्ट, मान ले इसका नेगेटिव कैम्बर बढ़ गया तो इसका थ्रस्ट फोर्स और बढ़ गया, समझ रहे हो, और इसका कम है, मान लो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के बता रहा हूँ मैं। तो अगर इसका कैम्बर थ्रस्ट तुमने बढ़ा दिया, नेगेटिव कैम्बर बाई चांस ज्यादा हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा कि, क्योंकि कैम्बर ऐसा ना भाई डिग्रीज का खेल है, तुमने सेट कर रहे हो, तुम 0 सही सेट कर सकते हो, लेकिन तुम नेगेटिव पॉजिटिव में जब जा रहे हो तो हल्का सा भी रोल मूवमेंट आएगा तो एक ना एक कैम्बर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हल्के से नहीं। अब मान लो ये बढ़ गया तो तुम्हारा जो ओवरऑल गाड़ी है वो, ये तुम्हारा सीजी है, अभी ये दोनों फोर्स फ्रंट के बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट गाड़ी, अरे कहाँ गया, गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, अरे समझ रहे हो, यॉ मूवमेंट बोलते हैं इसको। मतलब
गाड़ी जो है तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट घूमने लगेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? हाँ सर। यस सर सर। एक बार Yes, वापस sir. से बता दीजिए। एक बार और सर, ये- रिवाइंड कर दूं? सर इसमें नेगेटिव हाँ, उल्टा सर, दिया हुआ है rewind ना शायद। जैसे वो गुलिया ने बोला ना कि मान लो कि नेगेटिव दे दिया तो फिर क्या होगा, तो मैंने इसमें एग्जांपल डाला कि मान ले चारों टायर्स जो हैं तुम्हारे उनमें तुमने नेगेटिव कैम्बर दे दिया है। हाथ मेरा फेस दिख रहा यस सर। है ना? यस सर। ये जो ये फ्रंट के 2 टायर है, रियर के 2 टायर, तो इनको मैंने नेगेटिव कैम्बर दे दिया। नेगेटिव समझ रहे हो? ऐसे में ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा है। ये जो बुक में जो डायग्राम दिख रहा है ना, मैंने कल भी बताई थी ये चीज। तो नेगेटिव मतलब ऐसे कैम्बर इनवर्ट्स टुवर्ड्स द व्हीकल, तो अंदर को दे दिया। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन दिया है तो जो फोर्स है जो ग्राउंड टायर पे लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, अंदर को, जिस डायरेक्शन में झुका है टायर। स्टैटिक नहीं, मतलब नॉर्मल रनिंग कंडीशन में स्ट्रेट गाड़ी चल रही है और टायर ऐसे कर दिया मैंने चारों, तो सबका कैम्बर थ्रस्ट का फोर्स कैसा आया वो दिखा? छोटे छोटे एरोज बनाए ना मैंने, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आ रहा है कुछ? क्लिक हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? Yes, sir. तो जब सर ये तब का चारों है में ना जब नेगेटिव, व्हीकल मूव कर हाँ हाँ सर ये तब का है ना जब व्हीकल मूव कर रहा है कि खड़ा हुआ हाँ है, हाँ स्टैटिक हाँ, है तब का है। डायनेमिक व्हीकल का है। मूव मतलब मूव कर रहा है बट अभी स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है? यस और सर। स्ट्रेट में ही तुमने चारों टायर अंदर को मोड़ दिए, कैम्बर दे दिया चारों टायर में, यस सर। यस यस सर। सब में ठीक थोड़ा है। थोड़ा थ्रस्ट आया, सब में आया ना यस सर। इनवर्ट, यस तो सर। सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है कि नहीं? यस सर। अभी इसमें यही एग्जांपल दिया है कि मान लो कि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाए और किसी एक, जैसे इसमें इस डायग्राम में रियर लेफ्ट टायर या फिर हाँ रियर लेफ्ट टायर, तो यहाँ का रियर लेफ्ट टायर में मान ले नेगेटिव कैम्बर कुछ ज्यादा सेट हो गया, यह सेट नहीं हुआ जो सेट था, बट हल्का सा रोल आया और उसका नेगेटिव कैम्बर ज्यादा हो गया, तो एक कैम्बर थ्रस्ट फोर्स पीछे ये वाले टायर में लगना स्टार्ट हो जाएगी। और यो मूवमेंट पढ़ के आए हो ना सब लोग? यस सर। तो यो समझ गए ना कैसे? ये टॉप व्यू से देख रहे हैं अपन गाड़ी को, टॉप व्यू से सारे टायर नेगेटिव में, नेगेटिव कैम्बर इस डायग्राम में नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन कैम्बर थ्रस्ट का फोर्स दिख जाएगा। तो इसमें यही समझाया कि एक का ज्यादा हो गया तो कैसे जो रियर का लेफ्ट टायर है वो ज्यादा फोर्स लगा देगा, उससे गाड़ी घूम जाएगी। मतलब स्ट्रेट चलाना चाह रहे हो गाड़ी, बट हल्का सा रोल आने के चक्कर में क्या होगा, तुमने पीछे से गाड़ी वो कर दी, मतलब याव मूवमेंट जबरदस्ती का मिल गया और अनस्टेबल हो रही गाड़ी। बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं होता, मैंने कल भी समझाया था 10% रोल है, बट हाई स्पीड्स में 10% ही गाड़ी को डिसबैलेंस करने के लिए बहुत है। घूमने नहीं लगेगी इन द सेंस कि एक हल्का सा शिफ्ट, हल्का सा तुम्हें पीछे, तुम ड्राइव कर रहे हो ना तब तुम्हें ऐसा महसूस होगा भाई गाड़ी पीछे से तो गेम खिसक रही है, मतलब चलाते चलाते ही। तो ये स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं जो गुलिया ने पॉइंट बोला ना, वो पॉइंट कॉर्नरिंग के टाइम पे एकदम परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है कि जब कॉर्नर कर रहे हो तो तुम्हारा पैच एरिया बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है, नो इश्यूज। बट इश्यूज तब आएंगे जब तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। मैक्सिमम टाइम गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलती है। भाई अपन बहुत दूर है रिपोर्ट के स्टार्टिंग से। चलो भाई करते हैं और कोई टर्म भाई? सर कैम्बर कैस्टर। हाँ भाई, सर ऑटो रिक्शा में तो परमानेंटली से नेगेटिव कैम्बर दिया रहता है टायर्स को, तो रोल आउट क्यों नहीं करते फिर पीछे से? करते हैं भाई, हाई स्पीड में नहीं चलते ना रिक्शा, हाई स्पीड में चलाओ उनको और तुम रिक्शे में बैठ के जरा सा हिलो तो पीछे के टायर जो कैम्बर थ्रस्ट है वो अलग लगाएंगे, बट इतनी हाई स्पीड पे चलते नहीं है, अपन रेस कार के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना। और तुम्हारे जो ऑटो रिक्शा में कैम्बर रहते हैं वो जनरली ऐसे आउटवर्ड को रहते हैं, देखे होंगे। यस सर। यस सर, टू outward- इन टू आउट दिस रहता है। नहीं, टो तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा कैम्बर का ऐसा है, वर्टिकल से एंगल बनाते हैं। तो मैंने भी देखा है कुछ ऑटो रिक्शा में पीछे ऐसे कर देते हैं, जनरली वो इसलिए ऐसा करते हैं कि जब लोड होती है ना गाड़ी तो उनकी सस्पेंशन ज्योमेट्री ऐसे सेट है कि जैसे ही लोड होगी तो वो अंदर को शिफ्ट होंगे और लोड हटेगा तो ऐसे हो जाएंगे। वो उनने ऐसे डिजाइन करके रखे, तो तुम उनको खाली चलता हुआ देखोगे तो ऐसे दिखेंगे, कई बार लोडिंग उतनी होती भी नहीं तो भी इतने टेढ़े चलते हैं। तो ये उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब लोड होगा या जब वो टर्न करेंगे
तो ऑटोमेटिकली कैम्बर ऐसे अलाइन हो जाएगा कि जो आउटर टायर है उस पे उसका जो पैच है वो एकदम सेंट्रलाइज, मतलब उस एकदम स्क्वायर शेप का बन जाएगा। जैसे 2 मिनट पहले डिस्कस कर रहा था ना गुलिया, कि तुमने पहले से प्री सेट कर दिया कैम्बर, फिर जब तुम टर्न लेने गए तो जो जब गाड़ी रोल झुकी तो वो टायर जब टर्न लेने गए तो ऐसा हो गया। मतलब जो इनर टायर है उसका तो वैसे ही मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है लेटरल फोर्स जनरेशन में, कंट्रीब्यूशन आउटर टायर का ही है। समझ आया? वो यस सर। इंटेंशनल है, सही है, लेकिन जितना ज्यादा वो करते हैं उतना होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसको मेंटेन करना होता है। इतना ज्यादा दे देंगे तो वो टायर वियर आउट बहुत ज्यादा जल्दी होंगे, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड्स, एक्सेल्स पे लोड, बियरिंग की लाइफ कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें। तो कैस्टर थोड़ा जूम करना एक बार बता देंगे थोड़ा। हाँ देख, ये 4 टर्म हो गए ना, कैम्बर, कैस्टर, टो, स्टीयरिंग एक्सेस। ट्रैक वेट पता है? ये टर्म्स पढ़ लिए ना सबने, तो अपन स्किप कर देते हैं थोड़ा सा। यस सर। गाड़ी से पीछे गाड़ी डिस्टेंस है उसको Yes, sir. स्क्रब रेडियस में बताया था। हाँ, क्या हो गया? आगे ही चलते हैं। इसी डायग्राम में ऊपर था क्या? ये जो कैस्टर वाला डायग्राम था ना, और ये तुम्हारा पैच पॉइंट है, उसके अबाउट टायर दिया था मैंने लास्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ा। घूमेगा। और जो है तुम्हारा इस पॉइंट के किसी घिसट को स्क्रब बोला है, ये पड़ेगी उतना ज्यादा तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पे टॉर्क मेहनत करनी है। तुम सोचो, तुम्हें तो केवल कंपोनेंट्स को इनर्शिया देने में जो टॉर्क लगाना वो देना है, बाकी तो गाड़ी कहीं भी घूम जाएगी हल्के से टॉर्क में। तो ये पॉइंट है कि जीरो नहीं करते, टॉर्क बोलते हैं उसको। जितना ज्यादा कुछ है मिसअलाइनमेंट्स बोलते हैं कैम्बर, और उसमें तो अब सब चीजें चेंज होती हैं, लेकिन हर पैरामीटर का स्वीट स्पॉट होता है। हर पैरामीटर रखोगे। ये बात सुन लो, हाँ, तो गाड़ी कहीं भी घूम जाएगी हल्के से टॉर्क में। सुन ही लो। उसके तो ये जो डिस्टेंस है ना, स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन यहाँ काट रही है, और ये तुम्हारा पैच पॉइंट है। तो इतनी सी डिस्टेंस को, ये इस डिस्टेंस को तुम्हारा बोलते हैं स्क्रब रेडियस। अब स्क्रब वर्ड कहाँ से आया कि जो तुम्हारी स्टीयरिंग एक्सेस इंक्लिनेशन है उसके अबाउट टायर घूमेगा। और टायर अभी नॉर्मल फोर्स कहाँ से जा रहा है टायर का? इस पॉइंट से जा रहा है नॉर्मल फोर्स। तो मतलब यहाँ पे टायर जो है जमीन से कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से कांटेक्ट में है और इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला है, तो ये घिसट मार जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा टर्निंग सेंटर जो है टायर का, लोकल टर्निंग सेंटर बोल लो, वो ये है, ये पॉइंट। और नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट पॉइंट ये है। तो कांटेक्ट पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट जब घूमेगा तो घिसट मारेगा ना। समझ में आ रही है? हाँ भाई। राइट, जब तुम व्हील असेंबली को घुमाओगे स्टीयरिंग इनपुट देके, तो ये घिसट मारेगा। तो इसी घिसट को स्क्रब बोला है। ये स्क्रब रेडियस स्टीयरिंग एफर्ट वाले, मतलब स्टीयरिंग वाले समझाएंगे कि इससे स्टीयरिंग जितना ज्यादा स्क्रब रेडियस होगा ना, उतना तुम ज्यादा घिसट मारनी पड़ेगी, उतना ज्यादा तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो जितना ज्यादा स्क्रब रेडियस उतना उतना ज्यादा ज्यादा टॉर्क आएगा, मतलब लगाना पड़ेगा इसे मोड़ने के लिए। मतलब ड्राइवर को स्टीयरिंग मोड़ने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। तो जनरली इसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको जीरो भी नहीं करते हैं। जीरो में ये है कि फिर भाई स्टीयरिंग, मतलब सोच लो ना, स्टीयरिंग टॉर्क अगर जीरो हो गया बाई चांस, ठीक। तुम सोचो तुम्हें तो केवल कंपोनेंट्स को इनर्शिया देने में जो टॉर्क लगाना वो देना है, बाकी तो गाड़ी कहीं भी घूम जाएगी हल्के से टॉर्क में। तो ये पॉइंट है कि जीरो नहीं करते। ठीक है भाई, स्क्रब रेडियस हो गया। अबे तो स्क्रब रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपने आप अलाइन होएगी ना गाड़ी। हाँ, सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क बोलते हैं उसको, जितना ज्यादा। हाँ, तो अपने को कम रखना है। हाँ, तो ऐसा है कि हर इसमें मैं जितने भी पैरामीटर्स पढ़ा रहा हूँ ना, हर पैरामीटर का एक स्वीट स्पॉट है। अगर आप उससे कम रखोगे, उससे ज्यादा रखोगे। कुछ है मिसअलाइनमेंट्स बोलते हैं कैम्बर और टो को। तो कैम्बर टो तो जीरो ही, कमर्शियल व्हीकल्स में कैम्बर टो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है, बहुत ही बेकार चीज मानते हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। अपना तो भाई रेसिंग व्हीकल है, तो उसमें तो आप सब चीजें चेंज होती हैं, लेकिन हर पैरामीटर का स्वीट स्पॉट होता है। हर पैरामीटर 5-6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैं सारे मेंशन नहीं करूंगा, जो मेनली डिपेंडेंट है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने कैम्बर थ्रस्ट में घुस गया, लेकिन कैम्बर थ्रस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है ना लेटरल फोर्स में, वो इतना कम है एज कम्पेयर टू जो लेटरल फोर्स का मेन ओरिजिनेशन है, जो कि नॉर्मल, जो टायर पे जो नॉर्मल लोड है, और ग्राउंड कैसा है, टायर और ग्राउंड के बीच में पैच एरिया कितना बड़ा है, कैसा क्या है, इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड। हाँ भाई, स्क्रब रेडियस तो टॉप व्यू से देखते थे ना, वो जो स्टीयरिंग एक्सिस और टायर के बीच का एंगल होता है। टॉप वो व्यू जो से भी distance- दिखता है, और साइड व्यू से प्रोजेक्शन दिखता है ना उसका। एग्जैक्ट तो टॉप व्यू से ही दिखेगा, सही बोल रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है। बट साइड व्यू से तू देखना चाहे उस पॉइंट को, कांटेक्ट पैच से मिला तो एक प्रोजेक्शन उसका दिख जाएगा। Yes, कैमरे में देख देख, मान ले कि ये टॉप व्यू है ना, ये तेरा कांटेक्ट पैच है, ये वाली उंगली, और स्टीयरिंग एक्सिस कुछ ऐसी आ रही है, ऐसे यहाँ पे मिल रही है।
या यहाँ पे Yes. मिल रही है ना। तो Yes. ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से तूने स्क्रब रेडियस ये कैलकुलेट कर लिया ऐसे एंगल पे, बट तू जब साइड व्यू से देख रहा है, इस व्यू से देख रहा है, तो ये स्क्रब रेडियस का प्रोजेक्शन इतना दिख जाएगा तेरे को ऐसे, मतलब ये Yes, sir. पॉइंट और ये दिख जाएगा ना, एक प्रोजेक्शन, समझ गया। Yes, sir. Yes. तो वो वाले डायग्राम में मैंने दिखाया ना, वो एक प्रोजेक्शन है। ये जो जो स्टीयरिंग एक्सिस है ना, वो उसका एंगल 3D में है, मतलब ये अगर वर्टिकल है और ये ऐसा व्हील है, तो ये ऐसे में भी इंक्लाइंड है जो कैस्टर दे रहा है, ऐसे Yes, में sir. भी इंक्लाइंड है जो KPI दे रहा है, समझ आई। Yes, sir. Yes, sir. तो एक Kingpin axis. 3D एक्सिस है। करता है वो कि ये सब चीजें छोटी चीजें हो जाती हैं, ये सब माइन्यूट लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो मैं हर चीज को डेप्थ में ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा आगे से। मोशन रेशियो भाई, मोशन रेशियो देख क्या रहता है, अमाउंट ऑफ शॉक ट्रैवल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ व्हील ट्रैवल। तो मोशन रेशियो पढ़ लिया ना सबने कि नहीं? चलो देख ही लो यार। तो डायग्राम से समझ देख क्या रहता है, अमाउंट ऑफ शॉक ट्रैवल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ व्हील ट्रैवल। तो इसको डायग्राम से ही समझा देता हूँ मैं, ज्यादा सही रहेगा। ये देखो, तो मुझे ये बताओ कि अगर टायर अपना इतने से इतना उड़ गया, ऊपर चला गया इतना टायर, तो ये कितना कंप्रेस होगा। मान लो ये एक्स अमाउंट है, तो ये कितना कंप्रेस होगा, ये स्ट्रट कम होगा भाई, थोड़ा कम होगा, है ना, वाई। तो मान ले अब वाई, आप- हाँ मान ले यहीं तक ही गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। ये जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं ये इधर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये टर्निंग, ये तुम्हारे टर्निंग पेयर है, तो ये आर्म्स ऐसे हो जाएंगे, और ये पॉइंट यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा करीब, ठीक है। तो वाई मान रहा हूँ मैं ये स्ट्रट के कंप्रेशन को, तो सिंपली वाई अपॉन एक्स, ये तुम्हारा है मोशन रेशियो, सिंपल। समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा तो और क्लियर हो गया होगा। तो उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था ना कि Yes, sir. स्ट्रट की लोकेशन वहीं क्यों है, उसके आगे पीछे क्यों नहीं है। आगे पीछे चेंज करने से जो y का वैल्यू है, मतलब x तो तुम कुछ कांस्टेंट 5 इंच का x मान लो कि 5 इंच ऊपर गया टायर, तो x का वेरिएशन 2 इंच 3 इंच क्या है, एग्जैक्टली मोशन रेशियो क्या आ रहा है वो है। तो मोशन रेशियो गाड़ी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आगे थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, ये लेक्चर है, इसके अगला वाला एक लेक्चर शायद फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, बेसिक्स, अगर किसी को जानना ही हो। या फ्रीक्वेंसी का लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने वाइब्रेशन इतना पढ़ा नहीं है, तो तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। डैम्पर पढ़ा किसी ने? सर उतना तो नहीं पढ़ पाए, डेम्पर तो नहीं पढ़ पाए, डेम्पर तक नहीं पहुंच पाते सर। कहाँ तक पढ़ा भाई, ऐसे ही बता दे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दिया था, थोड़ा ज़्यादा दिया था मैंने, समझ रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा? टायर्स को लीनियर फोर्स पड़ा था, रिटर्न एक्सेलरेशन, बाकी सस्पेंशन जियोमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा आगे डिटेल में आएगा, इसमें इंस्टॉलेशन रेशियो भी आएगा, वो इसी का ही बेटा है, तो तुम आगे देखना। चलो अभी इसको, तो ये डेफिनेशन है कि उसके रिस्पेक्ट में कितना हाँ कंप्रेस हुआ अपना सस्पेंशन। हाँ ये डेफिनेशन, the amount of shock travel given to the amount of wheel travel। wheel travel था x, shock travel था y, ठीक है। शॉक अपन सस्पेंशन को बोल रहा है। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर, शॉक वहीं से आया, ठीक है। चलो अभी ग्राउंड क्लियरेंस कैसे डिसाइड करते हैं कि बेसिकली रोड प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर माउंटेन एरिया है, मतलब ATV है तुम्हारी, तो ग्राउंड क्लियरेंस एज हाई एज पॉसिबल, मतलब इतना हाई नहीं रखते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो CG की हाइट रहती है, और तुम्हारा वो रहता है कि मतलब एक पॉइंट से ज्यादा कर दोगे तो CG भी बढ़ाना पड़ेगा। CG आप शिफ्ट नहीं कर सकते, CG अगर बढ़ा दिया तो वो टॉपलिंग कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, ट्रैक विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। जैसे ट्रैक विड्थ, व्हील बेस है, ये भी 5-6 फैक्टर्स है। मैं पहला फैक्टर बता देता हूँ, मेन CG की लोकेशन, ठीक है। CG की लोकेशन, CG की हाइट कितनी है, और CG की फ्रंट टायर्स और बैक टायर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है अनइक्वल है, किस साइड को शिफ्टेड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर CG की हाइट ज्यादा होगी तो तुम्हें ट्रैक विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा वो है टॉपलिंग ना हो, हाँ, रोल ओवर बोलते हैं उसको, रोल ओवर प्रिवेंशन के लिए ट्रैक विड्थ बढ़ाते हैं। ये बात तो बताइए ना सबको। ये क्या बोला मैंने अभी 2 मिनट पहले? यस सर। क्या बोला, क्या मैंने?
उलट जाती है गाड़ी से, उससे बचाने के लिए। हाँ, रोल ओवर से बचाने के लिए ट्रैक विड्थ बढ़ा सकते हैं ना। यस सर। और दूसरा ऑप्शन बताओ। सीजी कम कर दो सर। हाँ, सीजी की हाइट सेंटर ऑफ कम ग्रेविटी। क्योंकि ट्रैक विड्थ भी एक लिमिटेशन में ही बढ़ा सकते हैं ना। ट्रैक से बड़ी तो ट्रैक Yes, विड्थ sir. कर नहीं सकते, समझ रहे हो। यस सर। अपने कमर्शियल व्हीकल्स है ना जितने भी, सबकी ट्रैक विड्थ का मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है। मतलब मैक्सिमम लिमिट इन द सेंस कि हर टाइप की, जैसे एसयूवी के लिए अलग लिमिट है, कॉम्पैक्ट कार्स के लिए अलग लिमिट है, कमर्शियली ऑल्टो, अपनी ऑल्टो है, सैंट्रो है, i10 है, इनकी अलग लिमिट है। सबकी ट्रैक विड्थ की लिमिट सेट है। वो सेट इसलिए है, उसके ऊपर फिर अलग अलग टैक्सेस भी लगते हैं। वो रोड के हिसाब से भी रहती है, जो जिसकी ज़्यादा ट्रैक विड्थ होगी उस पर अलग, मतलब वो अलग उसमें चली जाती है, अलग टाइप ऑफ कैटेगरी में चली जाती है। तो कमर्शियल व्हीकल में तो है नहीं कि तुम्हारे ज़्यादा कंट्रोल में रहता नहीं है, जो मैक्सिमम दी है लिमिट उससे 1-2 सेंटीमीटर कम में बना देती है कंपनी गाड़ी। और वो भी उनको गवर्नमेंट से पास करवानी पड़ती है कि ट्रैक विड्थ, और सिमिलरली फॉर व्हील बेस ऑल्सो, व्हील बेस के लिए भी लिमिट सेट है। तो ट्रैक विड्थ मैक्सिमम कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा में फिर अलग टाइप की दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक ही है। ट्रक्स में इसका बहुत मिसयूज होता है। उस दिन मैं ट्रक के लुढ़कने का एग्जांपल बता रहा था ना, रोल ओवर का। तो क्या होता है यस कि सर। ट्रक्स में लोग जो हाइट है वो इतना लोड कर देते हैं कि उसकी जो सीजी की हाइट है वो बहुत ऊपर चली जाती है। सेम विद द केस ऑफ ट्रैक्टर्स। जो ट्रैक्टर्स का जो ट्रेलर होता है पीछे, उसमें लोग भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं सामान, सामान ही नहीं, रॉ मटेरियल, गुड्स, किसी भी टाइप का। अगर तो उसको बोलते हैं कि लोग ओवरलोड से गिर गया। लोड से नहीं गिरता वो सीजी की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। वो हाइट उतनी ना हो ना तो वो नहीं गिरे। ठीक है, चलो। यस सर। व्हीकल्स की, ठीक है। तो ये मैंने फैक्टर्स बता दिए तुम लोग को कि भाई थोड़े थोड़े कि हाँ कौन सी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है। राइड हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ, हाँ मतलब जो अपन ने अपनी गाड़ी में सबसे नीचे एक शीट लगी है ना, उससे ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है वो राइड हाइट मान लो। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियर है। राइड हाइट क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ चेसिस फ्रॉम ग्राउंड इन अ लोडेड कंडीशन। लोडेड अनलोडेड का डिफरेंस है उसमें। ठीक है, वो राइड रोल रेट वाला राइड हाइट होगा। ठीक है, अभी तो आगे से अपनी अलग क्यों, पीछे से अलग थे। ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ हाँ सही बोल रहा है। वुड मैं बता रहा हूँ ना, पीछे से अलग थी लेकिन डिजाइन में अलग नहीं थी। डिजाइन में मैंने बताया था कि अब पीछे के अपने भाई जो गाड़ी पीछे से दबी हुई है ना, तुमने देखा ही होगा, क्योंकि पीछे बैटरी बहुत ज्यादा हैवी है और बैटरी प्लेसमेंट, मोटर और ये सब का वेट जो है हमने जब कैलकुलेट किया था तो इतना ज्यादा नहीं आया था। जो भी था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा सीजी जो है थोड़ा सा आगे था हम लोग के हिसाब से, लेकिन सीजी बहुत ही पीछे शिफ्ट हो गया। उस कारण कुछ चेंजेस आ गए गाड़ी में, तो तुमने देखे ही। इसलिए मैंने जब बाद में वहां से आने के बाद बड़ी वाली स्प्रिंग्स लगाई थी तो तुमने देखा होगा पीछे से गाड़ी उड़ गई थी थोड़ी सी। उसमें उसमें फिर ग्राउंड क्लियरेंस दोनों साइड का बराबर हो गया था, मतलब एकदम फ्लैट हो गया नीचे का बेस। स्प्रंग अनस्प्रंग मास, बड़ी वाली स्प्रिंग का क्या मतलब? मतलब बड़े वाले मोटे वाले स्ट्रट्स थे ना एक अपने वीएस में भाई पुराने मोटे जो पड़े थे। वाले का मतलब जानना चाह रहे हैं हम, स्टिफनेस ज्यादा है कि कम है? हाँ हाँ हाँ, मतलब स्प्रिंग का जो कॉइल डायमीटर है वो ज्यादा है, वायर डायमीटर ज्यादा है, स्ट्रट स्टिफनेस की भी लेंथ ज्यादा है। ज्यादा है। हाँ, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और मैं उस सब की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डैम्पिंग कोएफिशिएंट जो है वो तो क्रिटिकली डैम्प्ड बनाते हैं, तो वो स्टिफनेस और मास, जो मास तुम उनको मेंशन कर दोगे तो स्टिफनेस भी दे ही रहे हो मैन्युफैक्चरर को, तो अकॉर्डिंगली वो डैम्पर बना देता है। बट ज्यादा उसमें कस्टमाइजेशन का चांस नहीं रहता डैम्पर्स में। ऑल्दो डैम्पर्स का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे तुम्हें मैं बताऊंगा। स्प्रंग मास पता है ना, जो तुम्हारा जो भी पार्ट चेसिस के अंदर है वो स्प्रंग मास है, और चेसिस के बाहर मतलब तुम्हारे सस्पेंशन, एच आर्म, ए आर्म, टोलिंग, व्हील असेंबली में ब्रेक डिस्क, कैलिपर, नकल, हब, रिम, टायर, जो भी चेसिस के बाहर है, ड्राइवर से दूर है जो चीज, वो अनस्प्रंग है। और जो ड्राइवर के जस्ट टच में, जस्ट पास में, मतलब जो चीज लटकी हुई है स्प्रंग मासेस के ऊपर, वो अनस्प्रंग के ऊपर वो स्प्रंग है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर। चलो ये डायग्राम में देख लो, ज्यादा सही है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ के आए हो तुम लोग? यस सर। यस सर। सर पहले यस पढ़ा। सर। पढ़ा है ना? यस यस सर। सर। तो अभी ये डायग्राम में बताओ, है इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं?
यस सर, है ना। यस सर है। अबे तो ये एक पॉइंट है, उसी को इंस्टेंटेनियस सेंटर वही होगा, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने साइड व्यू में इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ा है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यस सर, उस साइड दिन व्यू में भी पढ़ता है। पढ़ा है ना साइड व्यू का। उस दिन जो Yes. मैंने ये रोल सेंटर दिखाया था एक, वो था फ्रंट व्यू से, Front फ्रंट view. या रियर व्यू, जो भी जिस भी जगह का वो सस्पेंशन है उस व्यू से देखेंगे तो रोल सेंटर वैसे आइडेंटिफाई होता है। यहाँ का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ना, उसका सिग्निफिकेंस अलग है, वो भी देखना। यहाँ का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये तुम्हारा एंटी डाइव और एंटी स्पॉट पढ़ा है, एंटी Yes. डाइव एंटी स्पॉट, यस सर। तो ये उस पे बेस्ड है। ये नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, जिनको भी अगर लगे कुछ दिक्कत। तो दो टाइप के होते हैं, एक साइड व्यू से दिखता है इंस्टेंट, ये वाला है इंस्टेंटेनियस सेंटर साइड व्यू से। तो ये तुम लोकेट कर लो, ये जो फ्रंट ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल सा, ये अपर आर्म है, इसको राइट साइड का अपर आर्म मान लो, और ये पॉइंट प्लेन से बाहर आ रहा है ऐसा मान लो, तो ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। अपर आर्म और लोअर आर्म तुमने देखा है कि गाड़ी में अपने इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन देने के पीछे रीजन है, वो यही रीजन है कि जब उनको आप प्रोजेक्ट करके एक इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाते हो, और ग्राउंड से क्यों मिलाया, ये वाली लाइन का खास सिग्निफिकेंस है। ग्राउंड से बताने की जरूरत ही क्या थी, ये दिख तो गया 2 लाइन से इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये लाइन की जरूरत थी कि जो टायर है वो तो ग्राउंड से कांटेक्ट में, और टायर फोर्सेस ग्राउंड से बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। तो मान लो कि ये फ्रंट राइट टायर है, फ्रंट राइट टायर की तुमने डिस्क देखी है, ब्रेक डिस्क, तुमने लगाया ब्रेक, फ्रंट मान लो केवल फ्रंट का, अभी केवल फ्रंट राइट टायर में ही ब्रेकिंग फ्लूइड जा रहा है ऐसा मान लो, खराब है ब्रेक, लेकिन अपन ने वही लगाया। तो अगर ब्रेकिंग फ्लूइड यहाँ जाएगा तो ब्रेक फोर्स का जो डायरेक्शन है, मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे जनरेट होगा। तुम्हारी गाड़ी आगे जा रही थी, ब्रेक फोर्स ग्राउंड से टायर पे पीछे को लगेंगे। अब ये जो ब्रेक फोर्स है, ये ब्रेक फोर्स, ये तुम्हारा चैसिस का सीजी मान लो कहीं यहाँ पे है, तो ये ब्रेक फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये इस इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जाता है। क्यों? वो इन सस्पेंशन लिंक्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब उसका जो सर्किट डायग्राम है फोर्स ट्रांसमिशन का, वो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो तुम्हारा अभी ये जो शायद 2 मिनट में बात करी, कुछ समझ आई तुम लोग को? नहीं सर। नहीं आई? थोड़ी भाई। थोड़ी थोड़ी आई। दिख रहा है ना, कैमरा दिख रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर। स्क्रीन और कैमरा साथ में देखो, देखो अभी मेरा ही ऑन है ना, तो शायद दिख रहा होगा, या तो मेरे को कोई पिन कर देना जो अगर लगे तुम्हें विंडो में अपनी। तो ऐसे समझो, अच्छा साइड व्यू से ए आर्म्स, पहले तो ऐसा कर लो, साइड व्यू से ए आर्म्स को तुम देख ही लो। देखा है तुमने साइड व्यू से ए आर्म्स? नहीं देखा ना? नहीं सर। दिखाना ही होगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। व्हीकल डायनामिक्स, नहीं रिसर्च नहीं करें। इधर गया, अरे मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट ही ड्राइव ट्रेन, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको खुलने में। साइड व्यू से इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ा है किसने पढ़ा था? सर मैंने देखा था थोड़ा तो YouTube उसमें फिर एंटी डाइव भी पढ़ा होगा उस पे बेस्ड। एंटी स्क्वाड और वो पढ़ा था, जब ब्रेक लगाते हैं तो सीजी के अबाउट एक टॉर्क जनरेट होता है, तो आगे साइड गाड़ी झुक जाती है, आगे से पीछे से उठ जाती है, तो सस्पेंशन का कुछ वैसे डिजाइन करते हैं जिससे ये चीज ना हो। और फिर एक होता था एक्सीलरेशन के कारण, जैसे अपन एक्सीलरेट करते थे तो गाड़ी आगे से उठ के पीछे से थोड़ी झुक जाती थी। ठीक ठीक ठीक। बस ये बेसिक पढ़ा था, वो कैलकुलेशन बता तो रहा था लेकिन समझ ही नहीं आई। उसी में उसने इंस्टेंटेनियस सेंटर भी बताया था और सीजी का सारी कैलकुलेशन बताई। वैसे बहुत ही इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत डिटेल्ड है, और देखते हैं अपन के पास कितना टाइम है समझने का। ठीक है, ये देखो, ये साइड व्यू में अपनी गाड़ी है,
है ना? ये अपनी गाड़ी नहीं है, ये मेरी यस गाड़ी। सर। अपनी जो खड़ी है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है? एक मिनट में दिखा दे। अभी मैं देखो धीरे धीरे करके कंपोनेंट गायब करूंगा। ये टायर है ना? समझ गए? इसको कर दिया सप्रेस, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है? अभी पीछे का टायर दिख रहा है, वो यहाँ का गायब हो गया, तो पीछे का भी सप्रेस कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए किसी को। ठीक है, दिख रहा है गाड़ी दिख रही है। फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं, फ्रंट यप। अपनी गाड़ी का भी ऐसा ही है और उनकी गाड़ी का भी ऐसा ही है। फ्रंट का टायर है, फ्रंट के ए आर्म से। अब मैं रिम गायब कर रहा हूँ, ठीक है? सप्रेस, ठीक है? तो क्या दिख रहा है इसमें? ये वाला पार्ट क्या है, बताओ कोई। स्टब, सर नकल। नहीं, ये नकल है हब है, सर ये तो। ये हब है ये तो जो यस सर, ये तो हब जो है। घूम रहा है ना। हब के अंदर होगा सर। हाँ, यस हब के सर। अंदर नकल है। तो मैं चलो पीछे की जो रिम है उसको भी गायब कर रहा हूँ ताकि, अरे डिलीट नहीं, सप्रेस। ठीक है, अब ये हब को मैं गायब करूंगा धीरे धीरे करके। अपन अपन को आर्म्स तक पहुंचना है, वो तो पहुंच जाएंगे। हब और नकल के बीच में बेयरिंग्स होनी थी, बट वो दिखी नहीं तुमको। ये दिख रहे हो, ये नकल है, यस यस सर। दिख गया? ये स्टीयरिंग लिंक है यस यहाँ पे। सर। यहाँ पे तो ये जो दिख रहा है पार्ट, ये ब्रेक का माउंट है, मतलब यहाँ पे ब्रेक कैलिपर यस फिट होता सर। है, हाँ। ठीक है? ये पूरा नकल की डिजाइन है। दो बियरिंग यहाँ फिट होती हैं। दो टाइप के नकल थे पिछले वाले जो लेक्चर में वीडियो दिखाया था ना, वो नकल की दूसरी डिजाइन थी जो इनिशियली प्रपोज्ड थी, और ये एक्चुअल डिजाइन है जो लगी थी, बनी थी। समझ रहे हो? मतलब चेंज आया था डिजाइन में क्योंकि उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट थे और थोड़ा सा वो वीक भी था। ये काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है? इसको इसको भी अब मैं सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है? और अपना कौन सा व्यू था, हाँ ये, ठीक है? मैंने देखा देता हूँ एक बार। नकल सप्रेसर। गायब हो गया, हाँ, फिर भी एक बार देख लो। वापस आ गया ये इसको मैंने सप्रेस कर दिया। तो ये दिख रहे हैं बॉल जॉइंट। चलो ये इसका यस नकल सर, और बॉल ये जॉइंट्स भी दिख रहे हैं। हटा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं इनकी, ठीक है? ये बॉल जॉइंट्स दिख रहे हैं। ये यस बॉल सर। जॉइंट्स का मूवमेंट पता है कैसा? ये देखो ऐसा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा है ना सबने? यस सर यस। ये वैसा ही होता है। इसको लो एक अंदर वाले व्यू से देख लो अगर देखना हो तो। ये देखो, ये दिख रही है स्फेरिकल, मैंने बॉल हाईलाइट कर दी। यस सर। तो ये ऐसी स्फेरिकल बॉल होती है और ये इस टाइप से बॉल जॉइंट उसके अंदर घूम रहा होता है। अब सबको क्लियर है बॉल जॉइंट क्या है? ये बॉल है, यस ये उसका सॉकेट है जिसके अंदर वो घूम रहा होता है। जो सॉकेट है वो इस पूरे सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में प्रेस फिट होता है, ठीक है? प्रेस फिट मतलब इनके बीच में जो फिट है वो इंटरफेरेंस फिट है। मेट्रोलॉजी पढ़ा है क्या तुमने? नहीं पढ़ा? आगे पढ़ोगे किसी, सब उसमें आएगा, एम के प्रधान सर तुम्हारे पढ़ाएंगे। उसमें दो टाइप के फिट होते हैं, क्लियरेंस और इंटरफेरेंस और क्लोज फिट। मतलब क्लियरेंस और इंटरफेरेंस का ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है? चलो पॉइंट पे ही आते हैं वापस, बार बार अपन भटक जाते हैं, ठीक है? अब मैं ये बॉल जॉइंट्स को भी उड़ा रहा हूँ फॉर ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन। इनको करो सप्रेस, ठीक है? नहीं नहीं चलाओ, फैन मत चलाओ।
गए। और ये पीछे वाले हैं, ये इनको भी हटा ही देते हैं, इनका भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बात तो थी इन ए आर्म्स की कंप्लीट। ये अपर ए आर्म, ये लोअर ए आर्म, है ना। ये डायग्राम देखो, इसमें दिख रहा है अपर ए आर्म और लोअर ए आर्म, यस सर। दिख रहा है। तो ये 2D ज्योमेट्री है, अपन पहले इसको 2D में बनाते हैं। जो कल चीज समझाई थी कि पहले स्केच फंक्शनैलिटी वाले पॉइंट्स बनाते हैं जो इस स्केच में दिख रहे हैं, और अभी डिजाइनिंग ही चल रही है। तो ये है, तो ये जो इनका, ये अभी एकदम स्ट्रेट खड़ी है गाड़ी, है ना। तो तुम इनको देखोगे कि ये ऐसे इंक्लाइंड है, इनका अगर इनसे एक लाइन पास करोगे, कर दूं क्या? चलो स्केच बना देता हूँ एक तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर यहाँ से एक ऐसी लाइन पास करोगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सिमिलरली एक इधर से इधर तक की, ये तो बहुत आगे ही मिलेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। ये तो मैंने आप सुपर इम्पोज करी है एक्चुअल ज्योमेट्री पे। पहले ऐसा नहीं होता कि ज्योमेट्री बन गई पहले, हाँ सॉरी, ऐसा नहीं कि पहले डिजाइन बन गई, पहले ज्योमेट्री बनती है। तो ये है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पॉइंट। और ये सिमिलरली एक जो टायर था ना, यहाँ टायर कौन सा सप्रेस कर दिया भाई मैंने, हाँ मार्क्सिस टायर डिफॉल्ट, इसको करो अनसप्रेस। कैसे करते हैं यार, ऊपर ले आऊंगे, पता नहीं यार। हाँ ये है ना, चलो ठीक है। टायर अब आप मतलब कंट्रोल Z से आ जाएगा टायर। ये रुको, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ तुम्हारे लिए टायर। रुको, एग्जिट स्केच, एक मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है टायर। सपोज की टायर ऐसे रखा है, अबे कहाँ गया, चलो छोड़ो, मैं इसी स्केच में ही समझा रहा हूँ कि सपोज ये टायर तुम्हारा इधर ऐसे में रखा हुआ था। अभी ये जो टायर का कांटेक्ट पैच है, मान ले इस पॉइंट पे, तो तुम्हें इससे इसको मिलाना है, आईसी पे मिलाना है, ठीक है। और ये जो बेस से एंगल बना रहा है, बेस लाइन से, ये जो एंगल का जो मेजरमेंट है, अभी तो ये 3D एंगल है ना, तो ये तुम्हें 25.17 दिख रहा है। इसका प्रोजेक्शन इतना ही है जितना डायग्राम में है। डायग्राम दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है 7 डिग्रीज। यस सर। समझ आया सबको पॉइंट? अब इमेजिन हुई चीजें। यस ठीक है, तो अब इसको बंद कर रहा हूँ मैं डिजाइन को, डोंट सेव, क्योंकि आगे काम आना है। सॉलिड वर्क्स बंद भी कर देता हूँ। ग्राउंड है उसने तुम्हारे, मान लो केवल फ्रंट का अभी केवल थी कि जो टायर खास सिग्निफिकेंस, ग्राउंड से मिलाने की जरूरत ही क्या थी, ये दिख तो गया 2 लाइन से इंस्टेंटेनियस एंड। तो ये लाइन की जरूरत थी कि जो टायर है वो तो ग्राउंड से कांटेक्ट में, और टायर्स फोर्सेस ग्राउंड से बॉडी में ट्रांसमिट करते हैं। तो मान लो कि ये फ्रंट राइट टायर है, फ्रंट राइट टायर की तुमने डिस्क देखी है, ब्रेक डिस्क, तुमने लगाया ब्रेक, फ्रंट मान लो केवल फ्रंट का अभी केवल फ्रंट राइट टायर में ही ब्रेकिंग फ्लूइड जा रहा है, ऐसा मान लो, खराब है ब्रेक, लेकिन अपन ने वही लगाया। तो अगर ब्रेकिंग फ्लूइड यहाँ जाएगा तो ब्रेक फोर्स का जो डायरेक्शन है, मैं दिखाई देता हूँ, ऐसे जनरेट होगा। तुम्हारी गाड़ी आगे जा रही थी, ब्रेक फोर्स ग्राउंड से टायर पे पीछे को लगेंगे। ये बात समझ आई, क्या बताया मैंने? अपन स्टेप वाइज ही चलते हैं, है ना। ये डायग्राम में स्क्रीन को और कैमरे को साथ में देखो कि ये तुम्हारा व्हील था, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है ना, यू। आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस हाँ, सर। यस सर, आ रही है। सर तो ये इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है,
और जो तूने ब्रेक फोर्स लगाया तो ये जो टायर है इसके घूमने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब इसका रोटेशन स्टॉप होगा पहले और तुम्हारी जो गाड़ी का इनर्शिया है वो आगे जा ही रहा होगा, समझ रहे? तो गाड़ी आगे जा रही है और टायर रुक रहा है, ठीक है। तो मान ले कि ग्राउंड होता ही नहीं, ऐसा अज्यूम करो, तो ग्राउंड नहीं होता और गाड़ी आगे जा रही है, स्पेस में मान लो ट्रेवल कर रहे हो, एकदम से मतलब एकदम से तुमने ग्राउंड को गायब कर दिया, तो तुम अगर ब्रेक लगाओगे तो तुम्हारा टायर रुक जाएगा, बट गाड़ी तो आगे जाती रहेगी, ठीक है। तो गाड़ी आगे जाती हुई गाड़ी और रुके हुए टायर को जब इमेजिन करोगे तुम देखोगे कि टायर तुम्हारा घिसट खा रहा है ना। ये Yes. घिसट या इसको स्किड या जो भी बोल रहे हो, इसको ये तब होता है जब या तो टायर लॉक हो जाए या V इज ग्रेटर देन R ओमेगा, समझ आया? रोलिंग मोशन पढ़ा होगा, यस सर, यस ठीक है। तो समझो कि V इज ग्रेटर देन R ओमेगा अभी हुआ नहीं बट होना चाह रहा है ना। अभी कांटेक्ट में ही है लेकिन तुम ब्रेक धीरे धीरे लगा रहे हो, जब कस के ब्रेक लगाओगे ना तब वो V ग्रेटर देन R ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि R ओमेगा तुम इतना स्लो कर दोगे। बट अभी मान लो कि सही चल रहा है, सिस्टम सही चल रहा है। जब तुमने धीरे धीरे उसको कोशिश करी रुकने की, तो जो ग्राउंड है उसने टायर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, मतलब जो तुम्हारा टायर है उसका जो सेंटर है उस पे फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। इसमें देखो मेरे ये कर्सर दिख रहा है, तो मान लो दिख रहा है कर्सर ये, यस सर। तो ये इतना बड़ा टायर है, ये मैं गोल गोल दिखा रहा हूँ, है ना, ठीक। ये जो टायर है इसका जो सेंटर है कहीं यहाँ होगा, दिख रहा है टायर का सेंटर। तो ये वाला जो फोर्स है इसको तुम Fx बोल सकते हो या F ब्रेकिंग बोल सकते हो, FB। ये जब तुम सेंटर पे इसको एक्सट्रापोलेट करोगे, मैं क्या करूँ, मैं ना तुम्हें डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ, चलो इसमें शायद समझाऊं मैं, देखो आगे देखो, हाँ इसमें समझाऊंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये वाली जो लाइन है ना तुम्हारी, जो तुमने ग्राउंड के कांटेक्ट पेन से आईसी तक पहुंचाई थी, तो इफेक्टिवली जो तुम्हारा ब्रेक फोर्स है ना वो ऐसा क्या कहते हैं उसको, लॉन्जिट्यूडनल वे में पीछे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे लग रहा है। ये 7 डिग्री जो है ना, ये 7 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, और यही तुम्हारा एंटी डाइव होता है, यही एंटी डाइव का एंगल है और यही एंटी डाइव फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। आगे मैं समझाऊंगा। अब ये जो ब्रेक फोर्स है, ये ब्रेक फोर्स, ये तुम्हारा चैसिस का सीजी मान लो कहीं यहाँ पे है, तो ये ब्रेक फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये इस डायरेक्ट नहीं जाते का मतलब समझे क्या बोला मैंने? डायरेक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि तुमने ब्रेक लगाया तो तुम्हारा टायर रुका, टायर से तुम्हारा सस्पेंशन रुका, सस्पेंशन से सीधे तुम्हारा चेसिस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। दिख रही है मेरी उंगलियां, फ्रेम में हूँ भाई लोग? Yes, sir. दिख रहा हूँ ना। तो ये जो टायर है और ये जो चेसिस का सीजी है, ये टायर है फ्रंट का, ये चेसिस का सीजी पीछे है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेक फोर्स लगाया और वो चेसिस पे ट्रांसमिट हो गया इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, कुछ एंगल पे लग रहा है। वो जो एंगल है वो 7 डिग्री है। 7 डिग्री कहाँ से आया वो समझाने वाला हूँ। इंस्टेंटेनियस सेंटर पे जाता है, क्यों? वो इन सस्पेंशन लिंक्स के कारण ऐसा हो रहा है। अब उसका जो सर्किट डायग्राम है फोर्स ट्रांसमिशन का, वो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो तुम्हारा ग्राउंड है उसने तुम्हारे टायर पे फोर्स लगाया, टायर ने रिम पे फोर्स लगाया, रिम कैसे कनेक्टेड है? फ्रंट में हब, और हब काय पे माउंटेड है? नकल पे, और नकल से क्या जुड़े हैं? ये बॉल जॉइंट्स। समझ में आया या कुछ रिलेट हो रहा है? वापस बोल। एक और चलो, एक मतलब एक फोर्स ट्रांसमिशन की एक ट्रेन है, ये तुम्हारा ग्राउंड ने टायर पे फोर्स लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ब्रेक डिस्क पे अपन ने फोर्स लगाया कि ब्रेक डिस्क को पकड़ लिया, ओके। तो ब्रेक डिस्क ने किसको रोका? ब्रेक डिस्क काय से जुड़ी है? हब घूम रहा है ना, और हब काय से जुड़ा है? रिम, और रिम काय से जुड़ी है? टायर से। तो ग्राउंड ने टायर पे फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि ये गाड़ी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स अब जिस पाथ से आया था उस पाथ की जगह दूसरा पाथ से जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने लगाया तो फोर्स डिस्क पे था, लेकिन अब डिस्क पे उल्टा फोर्स थोड़ी ना जाएगा, अब रोकना तो गाड़ी को है ना इवेंचुअली। तो गाड़ी कैसे रुकेगी? गाड़ी तो केवल आर्म से कनेक्टेड है, ये तुम्हारे अपर आर्म और लोअर आर्म, अब इससे ही रुकनी है गाड़ी। तो यहाँ तो इस पॉइंट तक फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, मैं शुरू में ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फोर्स आएगा कैसे? ये वाला फोर्स यहाँ कैसे पहुंच जाएगा?
ऐसे पहुंचेगा कि तो ये पार्ट जो मैंने बोला है, ग्राउंड ने टायर पे फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर टायर से रिम जुड़ी हुई है और रिम हब से जुड़ी हुई है। जो तुम गाड़ी में जो नट कसते हो ना, वो व्हील जो रिम होती है, पूरा व्हील साइज जो आता है बाहर, वो घुसती तो हब के अंदर है। हब के अंदर बोल्ट्स ऐसे होते हैं, उसमें तुम नट कस देते हो तो तुम्हारा लॉक हो गया। तो जो हब है वो ओवरऑल हब ऐसे घूम रहा है, बट हब का जो सेंटर है ना, बियरिंग्स का सेंटर, हब का सेंटर, उस पे भी फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और जब हब पे ऐसा फोर्स लगेगा तो वो सेम फोर्स वो नकल को ट्रांसमिट कर देगा। नकल तो तुम्हारा स्टेशनरी है, नकल तो घूम नहीं रहा। नकल जिसमें बॉल जॉइंट फंसे हुए हैं वो तो अपना स्टेशनरी है, उसके अराउंड जो हब है वो यूं 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 घूम रहा है ऐसे। और हब से रिम जुड़ी है, रिम से टायर जुड़ा है। तो जब तुम नकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, नकल को रोक कौन रहा है? बॉल जॉइंट्स। जो आर्म्स ऐसे ए शेप के आर्म्स जोड़ रहे हैं, वो कनेक्ट तो नकल से ही हो रहा है ना। तो नकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो आर्म्स पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। बट आर्म्स जो हैं वो चेसिस से एक एंगल पे कनेक्टेड है। वो एंगल दिख गया सबको? 7 डिग्री नहीं, 7 डिग्री के ऊपर वाली लाइंस, ये जो मैंने ऊपर के लाल एरो बनाया ना, एरो बनाया, दिख रहे हैं? यस सर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ग्राउंड से आर्म्स तक फोर्स, ब्रेक फोर्स कैसे जा रहा है। यहाँ ब्रेकिंग वाले बैठे हैं कोई? ब्रेक्स वाले, सॉरी, ब्रेक्स Yes, sir. वालों मैं बता रहा हूँ, मतलब देख लेना, ब्रेक्स वालों से भी पूछ लेना, उतना भी उनको भी डेप्थ में इतना नहीं पता होगा कि, क्योंकि हम लोग को इसलिए पढ़ना ही पड़ता है कि ये सस्पेंशन ज्योमेट्री ब्रेकिंग से कैसे लिंक्ड है। वो एंटी टाइप का ही पार्ट है, ब्रेक्स का पार्ट ही नहीं है वो। तो इतना डिटेल में ब्रेक फोर्स कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे ब्रेक फोर्स के दोनों पॉइंट्स आईसी पे पॉइंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोनों में सेम फोर्स नहीं लगेगी, बट दोनों में फोर्स लगेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ग्राउंड ने टायर पे लगाया, टायर मतलब काला वाला पार्ट, ठीक है, वो टायर ने रिम को रोका, रिम ने नकल को, रिम ने हब को रोकने की कोशिश करी, और हब जो है वो नकल को स्लो डाउन करेगा। मतलब क्योंकि नकल आगे जा रहा है तुम्हारा और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हब पे भी, हब की जो स्टब एक्सेल है, फोर्स उस पे भी इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे थोड़े से, क्योंकि ये ऑफसेट रहते हैं, एकदम सेंटर पे नहीं होता है हब। ये 2 पॉइंट्स के सेंटर पे नहीं होता है हब, थोड़ा सा ऑफसेट होता है। इवेंचुअली एक फोर्स, इन दोनों में से एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें उल्टा टॉर्क लगेगा। समझाऊं और डिटेल में जाऊं, इसमें पहुंचाऊं? हाँ भाई, आगे समझ में। आ रहा है हम्म। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अरे यार तुम लोग को भाई थोड़ा सा डायग्राम एक सही सा मिल जाता तो और प्यारा ही समझा देता मैं। रुको, ब्रेक कहीं दिख रहा है? ब्रेक डिस्क, ब्रेक्स डिपार्टमेंट खोल ले। अबे तो सुनो यार, नहीं रिपोर्ट ब्रेक्स की पता नहीं यार, अभी इसमें सेव नहीं है मेरे पास लैपटॉप में। या फिर ये वाली चीज तुम्हें ब्रेक्स के टाइम ही समझाऊं क्या, ये अभी समझानी? क्या? ये कि ये वाला फोर्स इंस्टेंटेनियस सेंटर पे क्यों पहुंच रहा है और एंटी डाइव क्यों देना पड़ता है, इसको एंटी डाइव बोलते हैं ना, जो मैं डायग्राम पे समझा रहा था कांगे, ये वाला डायग्राम, इसको एंटी डाइव बोलते हैं। एंटी डाइव मतलब कि जो फोर्स तुम्हारा ये जो हुआ था ना, ब्रेकिंग फोर्स, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लगता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे लगता है ये फोर्स ऐसा। लेकिन ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है। मतलब इन दोनों का जो कपल होगा वो इफेक्टिवली इस पॉइंट पे ये फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऊपर जो आर्म्स में जो फोर्स दिख रहा है ना, तो एक फोर्स का डायरेक्शन जो ऊपर वाले आर्म का है वो टूवर्ड्स आई इंस्टेंटेनियस सेंटर दिख रहा है, उसका एरो, और जो उसके नीचे वाला है उसका एरो तुम्हें दिख रहा है अवे फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर। समझ रहे हो? सुन रहे हो एटलीस्ट, है ना? तो ये अवे वाला जो पार्ट मैंने इसमें दिखाया ना, ये बाय मिस्टेक नहीं है, ये होता है। और ये क्यों होता है? जो नकल है
वो तुम्हारा कैलिपर से कनेक्टेड है और जो डिस्क है वो हब के साथ घूम रही है। तो कैलिपर, ब्रेक कैलिपर स्टेशनरी है और उसके बीच में जो डिस्क फंसी है वो गोल घूम रही है। मेरी मेरी उंगलियां दिख रही हैं? यस सर। तो जब डिस्क ऐसे घूम रही है और उसमें कैलिपर के बीच में ऐसे फंसी हुई है, और जैसे ही तुम कैलिपर दबा रहे हो तो डिस्क फंस रही है बीच में और डिस्क ऐसे घूम रही है। समझ रहे हो? सुनो सुनो, ध्यान से फोकस करो 1 मिनट। तो जो डिस्क ऐसे घूम रही है और तुमने कैलिपर से दबाया, तो ये तुम्हारा जो नकल था, ये जो हाँ, जो नकल है और जो कैलिपर है वो जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही तुम डिस्क को पकड़ोगे तो तुम्हारे जो कैलिपर है उसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, मतलब ऐसे डिस्क के साथ जाने में। एक तो होती है डिस्क को रोकने की, बट तुम कुछ चीज पकड़ रहे हो तो दोनों साइड फोर्स लगेगा ना। किसी को समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो नकल है और नकल पे ये कैलिपर फिक्स है और हब डिस्क ऐसे घूम रही है। तो जैसे ही तुमने कैलिपर को पकड़ा और डिस्क आगे जा रही थी, तो तुम्हारे कैलिपर पे फोर्स लगेगा और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो रहती। तो जो कैलिपर पे फोर्स लगा वो नकल पे लगा देगा। तो जो नकल के 2 पॉइंट्स थे, एक अपर बॉल जॉइंट, एक लोअर बॉल जॉइंट, और यहाँ से तुम्हारा कैलिपर उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। और बॉल जॉइंट्स ही हैं जो नकल को उनकी पोजीशन में हेल्ड करे हुए हैं, जो उसके रोके हुए हैं। समझ रहे हो? तो जब कैलिपर नकल को, चलते हुए नकल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, तो जो आर्म्स है ना, वो फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? यस सर। मेरे हाथों का डायरेक्शन दिख रहा है? ऑपोजिट। तो जो ऊपर वाला एरो है वो देखो ऐसे में, मतलब कैलिपर ऐसे धक्का दे रहा है तो आर्म्स को धक्का ऐसे देना होगा। समझ रहे हो? उल्टे डायरेक्शन में। तो जो ये फोर्स ऐसे आया और एक फोर्स ऊपर चला गया, एक फोर्स ऑपोजिट में आ गया। यही ऑपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं ये तुम्हें उस डायग्राम में दिख रहे हैं। ये जो उल्टे एरो बने ना, और इन्हीं उल्टे एरो के कारण जो इफेक्टिव जो होगा तुम्हारा फोर्स फ्रॉम टायर टू इंस्टेंटेनियस सेंटर, इन्हीं उल्टे एरोस के कारण एक एंगल पे पहुंच जाता है। इसमें से ऑब्वियसली जो पीछे वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और नीचे भी पीछे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बट जो जो मोमेंट कैलिपर के कारण उल्टा लग रहा है ना, वही चीज उसको एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर रही है। अगर कैलिपर का मोमेंट नहीं होता ना, तो सिंपली उसी डायरेक्शन में, एकदम लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में दोनों फोर्स ऐसे जा रहे होते, बट कैलिपर के मोमेंट के कारण ये रिवर्स हो गया। इसके कारण ये एंगल आया है। ये मैंने जो बताया हवा में बताया। तुम एक बार एंटी डाइव खोलना बुक में जहाँ दिया हो, वहां ये चीज समझाई होगी। इतनी डिटेल में नहीं समझाई होगी जैसे मैंने समझाई, बट फिर तुम्हें इजी पड़ेगा समझने में। वर्टिकल और एक ब्रेकिंग वाला। तो समझ आ रहा है कि ये जो ब्रेक फोर्स है एफ बी, वो लॉन्जिट्यूडनल की जगह 7 डिग्रीज पे लग रहा है, एक एंगल पे। मेरे पास आज वो नहीं है राइटिंग पर, वरना मैं तो पूरा वो फोर्स का जो वेक्टर डायग्राम होता है ना, वो वेक्टर डायग्राम से ही प्रूफ कर देता कि 7 डिग्री पे ही क्यों आ रहा है, वहीं से कांटेक्ट पैथ से ही क्यों आ रहा है। वो बुक में शायद ये लिखा होगा, मैं मतलब मैंने वो वाला पार्ट ढंग से नहीं पढ़ा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट, ये 7 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये फोर्स हो जाएगा F cos 7 डिग्री और ये F sin 7 डिग्री, 7 डिग्री। तो ये बात समझ आ गई? जो तुम्हारा यस सर। फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स था, वो केवल लॉन्जिट्यूडनल नहीं, वर्टिकल में भी है, मतलब 7 डिग्रीज पे लग रहा है। तो उसके 2 कंपोनेंट बना दो, एक लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक फोर्स का। ठीक है? तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है F cos 7 डिग्री, तो F sin 7 डिग्री, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर वाला, यही एंटी डाइव प्रोड्यूस करता है। ऊपर वाला कंपोनेंट एंटी डाइव मतलब समझो, तुम्हारी ये गाड़ी थी, आगे ऐसे चल रही थी, तुमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी की टेंडेंसी ऐसे झुकने की, आगे को झुकते हो ना ब्रेक लगाते हो तो। यस सर। ठीक है? आगे को झुकते हो जब ब्रेक लगाते हो। लेकिन ये ब्रेक फोर्स जब आई, तो ये इसका एक रिवर्स कंपोनेंट, एक मतलब एक ब्रेक फोर्स का कंपोनेंट है जो गाड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और एक कंपोनेंट वर्टिकल है जो गाड़ी झुक रही है उसको ऊपर उठा रहा है। समझ रहे हो? ये आगे झुकी और आगे से आगे वाले टायर ही ऊपर को फोर्स लगा रहे हैं, F sin 7 डिग्री, 7 डिग्रीज का फोर्स है ये। समझ रहे हो? यस सर। तो एंटी डाइव क्या है? ब्रेक फोर्स के कारण जो तुम्हारा डाइव प्रोड्यूस होता है, डाइव मतलब गोता लगाते हैं ना, डाइव, वो वाला डाइव है ये। तो डाइव एक एंगल पे ऐसे लगाते हो ना, यूं, मतलब आगे को झुक रहे हो तुम, तो गाड़ी डाइव करती है, उसका एंटी
उसका ऑपोजिट फोर्स ब्रेक फोर्स से ही जनरेट हो रहा है, तो वो एंटी डाइव फोर्स ऐसे डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है भाई लोग, थोड़ा बहुत ज्यादा हाई लेवल जा रहा है बट तो लेकिन ये फोर्स बहुत कम नहीं होगा? f sin 7 डिग्री, sin 7 डिग्री क्या ही वैल्यू है सर? तो तुम उसको बढ़ा लो ना। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो चलो अभी 1 मिनट इसको कर ही लेते, 2 मिनट डिस्कशन। स्क्रीन शेयर में बंद नहीं कर रहा है, मेरी फट रही है, फिर वो अगर वो चालू नहीं हुआ ना तो क्या करता हूँ कि सब लोग मेरे पे स्पॉटलाइट ही डाल लो, या मेरे को पिन कर दो, जो भी हो। यस सर, हो गया। ठीक है, और मैं स्क्रीन में यही खोल के रखता हूँ ताकि ये भी दिखता रहे, और मेरे को मैं नहीं दिख रहा अब। ठीक है, ये खोल लेता हूँ, देख लो। देखो, जब तुम्हारी गाड़ी तुम चला रहे हो है ना, ये तुम्हारा वो है स्टीयरिंग हैंडल। ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसको थोड़ा पीछे खिसका लूं। तो मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने ब्रेक पैडल दबाया तो मैं आगे को झुका। झुकते हो ना सब लोग 4 व्हीलर में? यस सर। यस सर। यस तो सर। तुम जब ब्रेक लगाते हो, जितना ज्यादा तुम ब्रेक लगाओगे उतना ज्यादा डी एक्सेलरेशन होगा, उतना ज्यादा सूडो फोर्स तुम्हारी बॉडी पे लगेगा, उतना ज्यादा तुम आगे को झुकोगे। ये बात क्लियर? अब मान लो कि मैंने एंटी डाइव 100% दे दिया, सुन रहे हो? अबे कैमरा ऑन कर लो 2 मिनट, सब मेरे को दिख जाए शक्लें 1 मिनट, जो भी कर सकते हैं कि मतलब शक्ल रीड कर लूंगा ना मैं कि किसको कितना समझ आ रहा है ना? तो देखो, जब मैं ब्रेक लगा रहा हूं, मैं आगे को झुक रहा हूं, डाइव आ रहा है गाड़ी में, और जब मैं जितना इंटेंसिटी से ब्रेक लगा रहा हूं, मुझे फील हो रहा है कि मैं कितना आगे झुक रहा हूं और ये कितना डाइव आ रहा है गाड़ी में। समझ रहे हो? अब मैंने एंटी डाइव सपोज 100% दे दिया, मतलब वो 7 डिग्रीज को इंक्रीज कर करके ऐसा इतना एंगल बना दिया कि जितना मैं ब्रेक फोर्स लगा रहा हूं उतना ही एंटी डाइव लग रहा है, और मैं ब्रेक लगा रहा हूं ना तो मैं झुक नहीं रहा हूं, गाड़ी स्लो होगी क्योंकि एक जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का कंपोनेंट है जो रिवर्स में लग रहा है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वर्टिकल वाला इतना ज्यादा है कि वो गाड़ी को आगे झुकने नहीं दे रहा। समझ रहे हो? ऐसे। और 100% एंटी डाइव दे दी तो तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारे ब्रेक्स कितने लग रहे हैं। अच्छा, तुम्हारा नहीं सर। ब्रेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि तुम ब्रेक्स इतने ऑप्टिमम लगाओ कि तुम्हारी जो V है, V इक्वल टू आर ओमेगा वाली, वो V ग्रेटर देन आर ओमेगा ना हो, मतलब स्किड ना हो टायर। एक बार स्किडिंग चालू हो गई, एक बार टायर टू ग्राउंड कांटेक्ट ढीला हो गया या स्लिप होने लग गया, स्किड होने लग गया, जो भी तुम उसको टर्म अभी मन में रख रहे हो, वो होने लग गया ना, फिर गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जस्ट इन केस ऑफ बाइक्स में भी एबीएस क्यों डालते हैं कि स्किड ना करे। तुम चाहते हो स्किड ना करे, अब मान लो एबीएस है ही नहीं गाड़ी में, तो देयर इज अ मतलब फैक्टर इन, ये एक पैरामीटर तुम्हारे ब्रेन में है कि हाँ कितना मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, उससे मेरे को आगे झुक रहा हूँ, उससे पता चल रहा है कि कितना ब्रेक लग रहा है। अगर 100% एंटी डाइव दे दिया ना तो तुम कितना ब्रेक लगा रहे हो ये इसकी इंटेंसिटी तुम्हारी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी गाड़ी खुद ही कैंसिल आउट कर देगी, प्रोड्यूसिंग दैट वर्टिकल फोर्स जो अपर डायरेक्शन में इस डायग्राम में दिख रहा है, ये अपर डायरेक्शन का फोर्स। तो ये अपर डायरेक्शन का फोर्स उतना डिजायरेबल नहीं है। हर चीज का मैं शुरू में बताया था स्वीट स्पॉट होता है, इसको मैं अगर 0 कर दूं ना तो तुम इतना ज्यादा झुकोगे कि मतलब छाती स्टीयरिंग में घुस जाएगा। ओ उल्टा बोल दिया, स्टीयरिंग छाती में घुस जाएगा। समझ गए? तो मरना नहीं है। ठीक है, बेल्ट वेल्ट है सेफ्टी के लिए, सब अपनी जगह है, बट वो पैरामीटर सेट इसलिए किया है कि तुम्हें इंटेंसिटी, ये हर चीज का फीडबैक मैकेनिज्म है, हर चीज फीडबैक ड्राइवर तक पहुंचनी चाहिए। जैसे स्टीयरिंग का समझाया था ना, वैसे ये ब्रेक्स का है, हर चीज का है अपना अपना। ये कॉर्नरिंग का भी समझाया था कि गाड़ी ऐसी हो रही है। ठीक है ना? मैं सस्पेंशन ज्योमेट्री शायद ऐसी भी सेट कर सकूं कि जब मैं टर्न ले रहा हूं ना तो यहाँ के जो टायर्स हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, बट वो इतना आसान नहीं है वो, क्योंकि वो उसकी जो ज्योमेट्री वो इतनी सेट ही नहीं कर सकते कि वो पूरा कैंसिल आउट कर दे। उसमें ये वाले वीडियो में आगे यही चीज पढ़ाऊंगा मैं कि तुम जो रोल वाली जो चीज है ना, जैसे ब्रेकिंग में कैंसिल आउट करी एंटी डाइव, ऐसे ही एंटी रोल बार होता है, बट वो रोल रिड्यूस करने के लिए 100% एंटी रोल जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, बट 100% एंटी डाइव जैसा भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सोचो तुम्हें ऐसे सस्पेंशन आर्म लगाने होंगे कि वो ऊपर ही जाए, इतना ऊपर जाए कि वो रोक सके, उतना रोक ही नहीं सकता।
मैं तो एक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कितना देना चाहिए और क्यों कितना यूजफुल है। 0 कर दिया तो मैंने बताया कि भाई पूरे ही डाइव में चले गए, पूरे ही मतलब हो गई। तो एक हर चीज का स्वीट स्पॉट है। चलो भाई लोग कर लो कैमरा ऑफ और कंटिन्यू करते हैं। या थक गए हो तो बताओ भाई, किसी को भूख लग रही हो। मेरे को तो मजा आ रहा है। अभी ये फोर्स जो है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट को, फिर बचा हुआ बाद में भी देख लेंगे। यही बोलते हैं इसको एंटी डाइव फोर्स। तो एंटी डाइव फोर्स क्या करता है, जो तुम्हारी गाड़ी है वो गाड़ी को फ्रंट से उठाने की कोशिश करता है। एंटी डाइव, डाइव का मीनिंग समझाता हूँ मैं। डाइव, ब्रेक मारते हैं तो आगे की तरफ दबती है, तो बस दबे ना, डाइव, इसको एंटी इसको डाइव डाइव बोलते हैं। तो तुमने फ्रंट में अभी ब्रेक ही मार रहे हैं अपन, तो डाइव हो रही है गाड़ी, तो डाइव को अपोज कर रहा है ना ये एंगल, ये वाला फोर्स, यही एंटी डाइव फोर्स। अगर ये जो एंगल है, मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कि इतना फोर्स प्रोड्यूस हो जाए कि गाड़ी डाइव ही ना ले। समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल है कि तुम ब्रेक लगा रहे हो लेकिन तुम्हारी गाड़ी आगे को झुक ही नहीं रही, क्योंकि एंटी डाइव फोर्स इतना ज्यादा है, क्योंकि सस्पेंशन के जो पॉइंट्स हैं, तुम्हारे हार्ड पॉइंट्स जो हैं फ्रंट के ए आर्म्स, वो इस टाइप से प्रोजेक्शंस है उनके, कि उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है एग्जैक्टली तुम्हें सीजी पे ही मिलता है। अगर वो एग्जैक्टली सीजी पे मिल गया, मतलब हमारा जो एंटी डाइव है वो 100% है। और 100% है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि तुमने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी आगे को दबी ही नहीं। समझ रहे हो? तो अब ये किसी को अच्छी बात लग रही होगी, किसी को लग रहा होगा कि खराब होगा। जो खराब वाला पॉइंट है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो डाइव नेसेसरी होता है, जरूरी होता है, ताकि ड्राइवर को पता चले कि भाई कितना ब्रेक मार रहे हैं। मान लो तुम ब्रेक दबा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी आगे को झुक रही हो, तुम आगे को फील कर रहे हो कि सीट तुम्हें आगे को पुश कर रही है स्टीयरिंग की तरफ, मैं वो फील आ रहा है कि हाँ भाई ब्रेक में अच्छा खासा मार रहा हूँ इसलिए मैं दब रहा हूँ। अब मान लो तुमने धड़ल्ले से पेडल प्रेस किया लेकिन 100% एंटी डाइव है और गाड़ी दबी नहीं रही, तो तुम पेडल प्रेस करे जा रहे हो, फिर एक पॉइंट आएगा कि तुम्हारे टायर जो है वो लॉक हो गए और मतलब किसने लगे, V = R ओमेगा होता है ना नो स्लिप कंडीशन में, लेकिन अब स्लिपिंग हो रही है, मतलब तुम्हारी गाड़ी आगे ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है लेकिन टायर तुमने रोक लिए। टायर तो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, तुम कितना ही ब्रेक फोर्स मार सकते हो टायर्स को रोकने के लिए। तो अबे इसका ये रीजन नहीं है ब्रेक फोर्स कम हो जाता है, मतलब जो कंपोनेंट है गाड़ी को रोकने वाला वो कम हो जाता है, एंटी डाइव बढ़ा देते हैं तो वही दोनों चीजें है ना, साथ में एक्ट कर रही हैं दोनों चीज। मैं ये बोल रहा हूँ एंटी डाइव भी बढ़ रहा है और ब्रेक फोर्स भी कम हो रहा है, लेकिन 7 डिग्रीज है ना, 7 डिग्रीज नेग्लिजिबल है। ब्रेक फोर्स कम हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो एंटी डाइव वाला पार्ट है वो जरूरी इसलिए है। पहले तो मैंने बता दिया कि 100% क्यों नहीं देना, अभी थोड़ा सा देना जरूरी क्यों है। तो जरूरी इसलिए है कि जो अपनी जो सस्पेंशन की जो स्प्रिंग्स है ना फ्रंट की, बहुत सॉफ्ट होती है। फ्रंट की स्प्रिंग्स पीछे से सॉफ्ट बनाई जाती है जानबूझ के। उसके पीछे का रीजन इस रिपोर्ट में बहुत आगे में तुम्हें दिखेगा। तो फ्रंट की स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, तो तुमने अगर ब्रेक पैड मारा, मतलब दबाया ब्रेक को, तो इतनी ज्यादा दब जाएगी गाड़ी कि हो सकता है गाड़ी के इनर्शिया के कारण तुम स्टीयरिंग में घुस जाओ, स्टीयरिंग छाती में घुस जाए। समझ रहे हो? मर जाओगे। इतना ज्यादा डाइव भी नहीं चाहिए, और डाइव एकदम झटके से लगता है भाई, क्योंकि इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है इस सबका। इसमें कोई डिले नहीं रहता कि भाई थोड़ा सा तुमने लगाया फिर थोड़ी देर फिर मिली सेकंड्स के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं, सब तुरंत होता है। अगर तुमने ज्यादा कस के पेडल मारा तो तुम स्टीयरिंग में घुस जाओगे। तो ये उसको काउंटर करने के लिए इतना सब देते हैं, जरूरी है, इतना देना बहुत जरूरी है, और हर गाड़ी में होता है। ठीक, हार्नेस क्यों बांधिए? हार्नेस इसलिए बांधी कि तुम भाई ये मतलब इसलिए तो बांधिए। हाँ नहीं, हार्नेस इसलिए दिया है कि भाई अब जैसे कोई और नूब है वो गाड़ी बना रहा है, उसने बना दिया 0 एंटी डाइव, ठीक है, तो भाई स्टीयरिंग घुसने से बेटर ही है कि भाई हार्नेस बचा ले तुम्हें। अब तुमने गाड़ी तो खराब बना दी। समझ रहे हो? अपन बिना हार्नेस के चला पा रहे हैं ना, इसलिए चला पा रहे हैं। और दूसरा अपना ब्रेक भी थोड़े से, सॉरी नहीं है कोई, बाद में देखेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी कोई नहीं देखने वाला। मैं इसलिए पता है यश से बोल रहा था कि भाई सेंटर बता दिया मैंने, रोल सेंटर हो गया, रोल सेंटर नहीं हो गया, रोल सेंटर देख लो। यार इसमें दिखेगा भी नहीं, इनफाइनाइट पे अपना रोल सेंटर। अच्छा चलो, सिमिलर ही प्रोसीजर है रोल सेंटर। आज मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, 1.5 घंटा हो गया ना अपन को, या 1.5 घंटे से कम ही हुआ है, मतलब आधा टाइम तो उसमें ही रहा। और हिम्मत हो तो बताओ, बाकी तो मैं तो अभी सोच रहा था कि तुम लोग थोड़ा थक गए होगे। क्या हो गया, ये मेरा कैमरा आधा दिख रहा है कि मेरे को ही आधा दिख रहा है? ऑन करके ऑफ करके ऑन करो। हाँ अभी सही है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो कोई।